हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ। आपने देखा है कि हाल फिलहाल में कई सारे मामला, कई सारे लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। कई सारे हम देखते हैं कि हर महीना कई सारे इस्लामी बहनें जो है वो शादियां कर रही है किसी गैर मुसलमानों से। तो हम सोचते हैं कि क्या क्या चल रहा है। कई सारी जगहों पर मॉब लिंचिंग और कई सारी जगहों पर कई ऐसी चीजें हो जा रही है कि हमें लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है। खैर महाराष्ट्र में अल्लाह का एहसान है कि महाराष्ट्र में उतने बुरे हालात नहीं है। जब हम बंगाल, बिहार, यूपी या किसी और सी ग्रेड स्टेट से कंपेयर करें तो फिर भी ह्यूमन राइट्स क्या होता है, हर धर्म के लिए, हर इंसान के लिए मानव अधिकार क्या होता है और कितना ज्यादा जरूरी है हमारा लीगल सेल हमारे मोहल्ले में एक्टिव होना। एक बात साफ बता दूं, जिस अंदाज से डॉक्टर जुबैर नदीम साहब ने बताया, और हम सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, इतना अच्छा डॉक्टर होता है कि हम उसको फैमिली का लक़ब दे देते हैं। हमारे घर की शादी, हमारे घर की दावतें, हमारे घर के एक एक राज उस डॉक्टर को मालूम होते हैं। हर एक का फैमिली डॉक्टर होता है। अब वक्त आ गया है कि हमारा फैमिली लॉयल भी रहे। हर एक का फैमिली लॉयल रहना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारा फैमिली डॉक्टर है। आप जो भी खरीद फरोख्त करते हैं, आप जो भी रिश्ते लगाते हैं, आपका एनजीओ जो भी काम करता है, आपका मोहल्ला जो भी काम करता है, जो भी मुसीबतें मोहल्ले पे या मोहल्ले वालों पर आती है, सबसे पहले कोशिश करें कि आप एक लीगल एडवाइजर, एक अच्छा वकील, आपका एडवाइजर, आपका फैमिली लॉयर होना बहुत जरूरी है। मैं दावा दूंगा एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी साहब को कि वो आए और ह्यूमन राइट सेल क्या है और किस अंदाज से लीगल सेल, हर एनजीओ के पास एक लीगल सेल, एक वकीलों की जमात होनी बहुत जरूरी है। आगे वक्त बद से बदतर होता चला जा रहा है, तो ह्यूमन राइट्स और लीगल सेल कैसे काम करेगा और एमएमएनए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसके बारे में बताने के लिए एडवोकेट अब्दुल कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं टीम यस वीकेंड का एक छोटा सा मेंबर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जाकिर सिकलकर साहब का, इरफान सैयद साहब का, सलीम पाटेकर साहब का, एहसान भाई का, कि ये लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारियों के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने को और आप लोग के गाइडेंस में इंशाल्लाह। और कुछ गलतियां हो तो प्लीज आप लोग सीधे गाइड करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना कीमती वक्त संडे के दिन काफी दूर दूर से लोग आए ये समझने के लिए कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम किस तरह काम कर रहा है। ये पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस है, 5 अलग अलग रीजन से लोग अपना कीमती वक्त संडे का दिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और इतनी देर तक बैठना, हम जैसे स्पीकर्स को सुनना, जज़ाकल्लाह खैर, हमसे बेहतर काम करते, तो आप सबके लिए तालियां होना चाहिए। मुझे एक टॉपिक दिया गया है, ऐसा है जैसे मैं एक एडवोकेट हूं तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनली मेरा ऐसा है, ह्यूमन राइट्स और लीगल सेल। अब ये दो अलग अलग चीज है, ये भी समझना है। ह्यूमन राइट्स किसने सबसे बेहतरीन ह्यूमन राइट्स सिखाया अल्लाह के रसूल के सिवा? एक ऑथर है माइकल हार्ट, जिसने ग्रेट 100 नेम्स बुक लिखी है। मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रहा हूँ, बेशक अल्लाह के रसूल से बेहतर शख्सियत इस कायनात में आई नहीं और ना आएगी, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे लोगों से बुलवाता है कि दुनिया मिसाल कायम करती है। माइकल हार्ट ने कहा कि बेस्ट सोशोलॉजिस्ट, बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बेस्ट डिक्टेटर, बेस्ट लीडर, बेस्ट कंपेनियन, उनसे अच्छी शख्सियत इस कायनात में अभी तक आई नहीं है। उन्होंने उनको ग्रेट 100 नेम्स में नंबर 1 पे रखा है। तो ये समझना है कि ह्यूमन राइट्स इस्लाम में 1450 साल पहले से ही आ गए हैं, हमको सारे को पता ही है। लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें ह्यूमन राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह है ह्यूमन राइट्स, वो भी जानना जरूरी है। और माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज में सिख्स भी है, बौद्ध भी है, अदर कम्युनिटीज भी है, पारसीज भी है, जैन भी है। तो ये भी समझना है कि हमको सिर्फ ये हमारे राइट्स की बात नहीं, ये इन सारे जो माइनॉरिटीज में अक्सरियत में कम है उन सबके राइट्स है। तो मैं बता दूं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स फ्रीडम दैट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ एंड टिल डेथ। अभी डॉक्टर साहब ने कहा पैदा होने से मरने तक हैप्पी फाउंडेशन, शायद अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया।
मौत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह वालों ने, ये उलमा लोगों की टीम है, ये लोगों ने दफनाया कोरोना के हाल में आपने देखा। तो मुसलमान हर जगह खड़ा है, पैदा होने से लेकर लोगों को मौत के उनके आखिरी लम्हे तक पहुंचाने तक। इसमें कुछ चीजें समझने की क्या है, ये तो they cannot be taken away, although they can sometimes be restricted. एग्जाम्पल, ये किसी से भी नहीं लिया जा सकता, ये हर आदमी, हर इंसान का ये बेसिक अधिकार जो पैदा हुआ है उसके मौत तक का, कि वो बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम उसको हक है उसका। लेकिन जो लोग प्रिजनर्स है, अब प्रिजनर से जिसके ऊपर कन्विक्शन हुआ है, जिसको सजा हुई है 5 साल की, क्या वो आम लोगों की तरह घूम सकता है? नहीं ना, उसको तो कन्विक्शन पूरा करने के बाद ही, कोर्ट की सारी कन्विक्शन पूरी होने के बाद ही वो घूम सकता है। उसी तरह अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, आप लोगों ने गुंतमामा जेल के बारे में सुना होगा, 9/11 के हमलों के बारे में सुना है कि नहीं? ह्यूमन राइट वायलेशन काफी सारा हुआ, लेकिन कोई ह्यूमन राइट कमीशन उस पर काम नहीं कर पाई, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। यहां तक कि जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहा कि हम ये जेल बंद कर देंगे। उसके बाद ओबामा ने कहा, और उसने एग्रीमेंट साइन किया अपने फर्स्ट ईयर के टर्म में, कि मैं 1 साल के अंदर इस जेल को बंद कर दूंगा। लेकिन जाते जाते 8 साल में उसने ये लिखा, इट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन दैट आई एम नॉट एबल टू टेक एंड कंप्लीट माई कमिटमेंट रिगार्डिंग द क्लोजिंग ऑफ गुंतनामा जेल। तो ये समझना पड़ेगा। और जॉय बिडेन ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जेल में क्लोज हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटीज का इश्यूज बोल के आज भी लोगों को तशद्दुद दिया जा रहा है, और 40 लोग आज भी उस जेल में हैं। तो जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये समझना पड़ेगा हमको। बकोका हो जाए या फिर हमारी कंट्री में सिटिजन के केसेस आप लोग देख रहे हैं, आए दिन लग रहे हैं, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो हमारे सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, राइट लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम फॉर टॉर्चर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा एंड मकान। एग्जाम्पल में सोशल राइट्स क्या है हमारे, हर आदमी उसको खाना, कपड़ा और घर होना चाहिए। इसी पे काम हो रहा है। कलेक्टिव राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यह पहला ह्यूमन राइट कमीशन बना यूनिवर्सली 1948 में। जस्टिस अरविंद मिश्रा चेयरमैन पर्सन है, जिसको अभी 2021 में बनाया गया। 1.5 साल से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन खाली था इंडिया का। 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट में पारित करके जो बिल लाया जाता है उसके तहत बनाया गया 1993 12 अक्टूबर को। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से उसके अंडर में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर में उनकी पूरी टीम है। मैं चाह रहा हूं सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करके मसला हल होने वाला नहीं है। आप लोग आए हो, वकील बिगर पैसे लिए सलाह देते नहीं, हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और सही बात है, आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उसको सिक्योर करने के लिए एक एडवोकेट हायर नहीं करते हो। अगर घर बनाना है तो आप इंजीनियर को अपॉइंट करते हो, आप बीमार हो तो आप एक डॉक्टर को अपॉइंट करते हो, उसको फीस देते हो। लेकिन आप ये सोचो कि हमारे माशरे में एक डर बैठ गया, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डर है, वैसे एडवोकेट्स के पास जाने का भी एक डर है। अरे जिस तरह आपने इंजीनियर अपॉइंट किया है, डॉक्टर अपॉइंट किया, आप एक एडवोकेट को हायर करिए, आप सजेशन दीजिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स है, वो श्योरिटी देगा ना आपको उस चीज की, वो वेरीफाई करेंगे। उन्होंने 30 साल, 26 साल, 27 साल जिंदगी के एजुकेशन में उसी लिए लगाया कि उस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लिए। स्पेशलाइज्ड लॉयर है हर फील्ड में। आप अपना 10 लाख, 5 लाख रुपया सेव करने के लिए 2-5 हजार नहीं बना खर्चा कर सकते। करना जरूरी है कि नहीं? बाद में क्या होता है, चीट होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे फंडिंग्स है, चीट फंड्स है, हुए अभी आप देख रहे हैं। तो ये हम लोगों की मिस्टेक्स है, हम नहीं समझते, बड़ा नुकसान करते हैं छोटे इन्वेस्टमेंट के चक्कर कि भाई छोटा 2-5 हजार बचा लेंगे और बड़े नुकसान में चले जाएंगे। मैं जा रहा हूं कि अभी आप लोग आए तो एक 2000 चीजें मैं बता दूं। 498 से कोई परेशान है कि नहीं? यहाँ पे बैठे हुए लोगों में किसी पे तो हुआ रहेगा, नॉलेज में तो हो गई, किसी के घर में अनकरीब। 498 एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई डोमेस्टिक वायलेंस की। सेक्शन 4 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत और 498 के तहत
एक स्पेशल जजमेंट पास हुआ था 2006 में। अरविंद कुमार वाइस स्टेट ऑफ बिहार, जब से एफआईआर कम हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है उस केस में कि कोई भी एफआईआर करने से पहले पुलिस कुछ चीजों को संज्ञान में ले। पहले ऐसा था कि आपने देखा होगा डायरेक्टली औरत कोई भी अगर ब्लेम करती है उसमें 498 केस उसकी पूरी फैमिली पे हो जाता था। बट जब से अर्नेस्ट कुमार स्टेट ऑफ बिहार, जब से ये जजमेंट आया है, स्पेशल कमीशन बनाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में वुमेन्स सेल है हर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ऑफिस में। अगर किसी को भी कंप्लेन है तो वो कंप्लेन करें, वो काउंसलिंग करते हैं, वो देखते हैं काउंसलिंग में कि ये दोनों फैमिलीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर रहना चाहते हैं तो जिंदगी गुजारने का मौका दें। कोशिश करके काउंसलिंग करके ज्यादातर मैटर वही हल हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वहां तक हमको जाना नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई पुलिस वाला मिल जाए, 10-20 हजार दे दे, गुना दाखिल हो जाएगा। गुना दाखिल होने के लिए 498 में लड़की के घर वालों को क्या मिलता है? वही ट्रायल की प्रोसीडिंग चालू होगी, 3 साल 4 साल कोर्ट के चक्कर खाना। वो तो बेल लेके आ जाएगा कितने दिन में, 8 दिन 10 दिन में। लेकिन उस बच्ची की लाइफ, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उस फैमिली को भी तो ट्रायल की प्रोसीडिंग में जाना है, विटनेसेस हैं, प्रोसीडिंग है, फॉलो अप तो लेना ही है ना। अगर काउंसलिंग करके उस मसले का हल किया जा सकता है तो क्यों नहीं करते हैं हम लोग? क्यों नहीं एडवोकेट्स के पास जाते हैं, वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, क्यों हायर नहीं करते? अपने मसलों को पहले समझिए क्यों है ये मसला। और किसी पे कोई बाइंड नहीं करता। अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना है तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल लाइफ है। दुनिया में वाहिद एक रिलीजन इस्लाम है, अल्लाह का एहसान है, जिसमें औरत को हक दिया गया है कि वो खुला ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है, बाय कंसेंट और विदाउट कंसेंट। निकाह फर्स्ट है, अगर वो उसके शौहर ने उसको कंसेंट नहीं दिया तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है। मालूमात की कमी नहीं होने की वजह से हम लोग पहुंचते नहीं है। ये किसकी गलती है? उलमाए दीन इस पे बात करने से घबराते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने फरमाया जायज अमल है, अल्लाह को नापसंद है या हराम है क्या? शराब पीने जैसा है क्या? अरे किसी की लाइफ है, कोई किसी को बांधी या गुलाम बना के नहीं रख सकता है। वो इंडिविजुअल है, वो लड़की को नहीं रहना है तो जबरदस्ती करना चाहिए। अगर आपको भी नहीं रहना है तो क्यों किसी को फोर्सफुली रख रहे हो? तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड लॉयर्स हैं उस फील्ड के, उनसे मिले, उनसे समझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों की कि एफआईआर नहीं होती। कॉमन प्रॉब्लम है कि कंप्लेंट करने जाते हैं और एफआईआर नहीं होती है। होती है कि नहीं? मेरे को लगता है सबकी एफआईआर हो जाती है। किसी ने ट्राई नहीं किया यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है, एफआईआर किस तरह की जाती है, उसके ऊपर किसी ने स्टडी किया, किसी लॉयर से कंसल्ट किया। प्रोफेशनल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से 10-12 सीनियर लॉयर्स हैं मेरे यहाँ पे। मेरे भाई लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आप कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते हैं, उसको कॉग्निजेंस अगर नहीं लिया जाता है तो आपको अथॉरिटी 100 नंबर पे फोन लगाए, इंटीमेट करे। उसके बावजूद भी अगर आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है तो आप रिटर्न कंप्लेंट करें ना उस सीनियर पुलिस स्टेशन को, वहां के डीसीपी को, वहां के सीपी को। उसके बावजूद भी अगर 15 to 30 डेज में अगर उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, अंडर सीआरपीसी 156(3) आप प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं। पुलिस को बुला के कोर्ट, मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा। लेकिन उसको जानेंगे तब हम कर पाएंगे ना। हम तो चाहते हैं कि 2000 ले ले, 5000 ले ले, मेरी काम छोड़ दे, अभी पटा दे, बस आज हो जाए। तो हमने भी कहा है, हमारे माशरे के माहौल, पुलिस स्टेशन का ये हाल है कि ऑफिसर्स वहां आते हैं, ओपनली बोलना पड़ रहा है, तो पैसा दे के आते कि मुस्लिम इलाका है या कमाई ज्यादा है। जो पैसा पढ़ाई में खर्चा करना चाहिए था, जो इंफॉर्मेशन हासिल करने में खर्चा करना था, वो पुलिस वालों को देने में हम खुश है। आप तो लेके चले गए, आपकी इस्तेदाद है। कोई गरीब मजलूम आया तो उसके साथ में क्या होता है? फिर वो 8 दिन चक्कर खाती है, 10 दिन चक्कर खाती है, फतवा देते हुए निकल जाती है। क्या उसके गुनहगार नहीं है? क्या अल्लाह पूछेगा नहीं तुम्हारा माल किस जगह लगा है, तुमने किस जगह खर्चा किया? ऐसा गड्ढा कर दिया कि दूसरा कोई भर नहीं सकता है। सोचना है हमको खुद। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। कितने लोग अरेस्ट हुए अभी यहाँ पे? किसी को एक्सपीरियंस? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को इंसल्ट करना, प्रोफेशन ऐसा है ना, आदत है। और बात करते रहे तो सही है सर,
और देखिए कैसा है, जनरल प्रैक्टिस में तो रहेगा, अभी नहीं हुए लेकिन अरेस्ट होने का इरादा कर लो आप, मैं कानून बताऊंगा फिर आगे सेफ होने का। ये जो हालात है सर इंशाल्लाह ही बोलना पड़ेगा। देखिए हम नहीं तो हमारे सर्कल में, हमारे सराउंडिंग में इंसिडेंट होते रहते हैं, लोग अरेस्ट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आए, बैठे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाए, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें। यहाँ इतने बड़े बड़े भारतीय लोग बैठे हैं तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट है। अगर कोई इंडिविजुअल अरेस्ट होता है तो उसके भी राइट्स है, लेकिन हमको पता नहीं। हम तो ये बोलते साहब तुम मैटर बता दो, कोर्ट में जाना ही नहीं, प्रोसीडिंग में जाना ही नहीं है, अभी लो और खत्म करो। हम इससे क्या करें मालूम, दूसरे के लिए गड्ढा कर रहे। वो आपसे 10,000 लेगा, दूसरे से 15 मांगेगा, तीसरे से 20 मांगेगा और कोई मजलूम रह जाए, किसी की आवाज दब जाएगी और उसके गुनहगार हम सब होंगे। ये चीजें समझना है। लीगल सेल का यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मजलूमों की, गरीबों की आवाज उठाना। वरना क्या मतलब है जाकिर भाई को करार से आके पूरे महाराष्ट्र में मेहनत करके ये सब अजनबी लोगों को छोड़ के इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? सोचो ना, हम सबके जुड़ने से अगर किसी का फायदा नहीं हुआ तो क्या फायदा हमारा सब जुड़ना, सब बेकार है। अल्लाह ने अगर इसको कबूलियत दी, अगर मकसद अगर किसी के काम नहीं आया तो क्या मतलब है? कोई मतलब का नहीं, सब बेकार है। सुबह से स्पीकर्स बता रहे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने भी एक अमल नहीं किया तो क्या मतलब है? मकसद ये है कि किसी भी इंसान की मदद हो सके, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, किसी भी हाल में हो, हमको उसको मदद पहुंचानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य मैं आपको याद दिला दूं कि आग में डाला गया उनको और आग भड़क रही है और सारे शरीर परिंदे और सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कितनी तेज आग है। एक परिंदा अपनी चोंच में पानी भरता, उड़ते हुए जाता, उस आग के पानी डालता, ये कंटिन्यू वो कोशिश कर रहा था, हर कोई परेशान था। अरे तेरी एक बूंद चोंच में जो पानी है उससे क्या वो आग बुझ जाएगी? इतनी बड़ी आग उसने लगाया है कि वो आग बुझ जाएगी। तो उसने क्या जवाब दिया? उसका उसकी बात एक ही बात थी और बहुत अच्छी बात थी कि मैंने मेरे हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की, कल हशर में अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा अल्लाह जितनी इस्तिताअत थी मैंने अपनी कोशिश की। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने इस्तिताअत भर की कोशिश करें? कल अल्लाह को हमको जवाब नहीं देना है, कल उठाया जाएगा ना हमको फिर से, तो हम कम से कम वो चिड़िया के बनने की कोशिश कर लें। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हुए जाए। अरेस्टेड बाय पुलिस तो उनके राइट्स है। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है कि किस गुनाह में अरेस्ट किया गया है, वरना आप जा रहे हैं रोड पे, ए भाई चल रहे बिठा लिया और अरे भाई क्या किया मालूम ही नहीं। ऐसा नहीं है। सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी आपको ये राइट देता है कि आपको जब भी कोई पुलिस अरेस्ट करे तो आपको वो बताए कि किस गुनाह में आपको अरेस्ट किया है। तो आप याद रखेंगे, आपके खानदान में, यहाँ पड़ोस में कोई इलीगल अरेस्ट होगा तो आपको सबसे पहले पूछना है भाई किस गुनाह में अरेस्ट किया है, उसका आगे उसको बताओ, ठीक है। सेकंड, किसी को चलते फिरते अरेस्ट कर लिया और उसके घर वालों को पता ही नहीं, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। बेटा काम पे से आ रहा था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मेरा बच्चा आया नहीं काम पे से, क्या पता क्या हुआ। उसके घर वालों को, रिलेटिव्स को इंटीमेट करना मस्ट है, ये आपका अधिकार है। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके घर वालों को, उसके रिलेटिव्स को इंटीमेट करना मस्ट है विदिन 24 आवर्स। मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंपलसरी है। 24 आवर्स के अंदर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में भी दो चीजें हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बावजूद अगर उसको पुलिस ने मारा है वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो बोल सकता है। आपने देखा होगा अगर कोर्ट गए होंगे तो पुलिस पूछती है, पुलिस का विरुद्ध काय तकरार आहे काय, कोई कंप्लेन है आपकी पुलिस के खिलाफ? अक्सर वकील लोग बोलते मत नहीं, और हम लोग बोलते बोल हाँ, क्योंकि हम लोग पुलिस वालों से मैनेज होते नहीं। और जब वो बोलता है हाँ तो हम बोलते हैं इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ फिर से, उसकी वो राइट है। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी उसको ये राइट देता है कि वो वापस से एग्जामिनेशन के लिए वो जज साहब ऑर्डर करेंगे और उसका वापस मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। उसी के साथ साथ अरेस्टेड अगर वुमेन है, अगर अक्यूज वुमेन है तो फीमेल डॉक्टर ही एग्जामिन करेगा, ये उसका बेसिक राइट है।
कोई भी 498 में अगर मैटर होता है जिसे बहुत उम्र दराज औरतें अबाउट 50, 60, तो ऐसा नहीं है अगर मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर वो फीमेल नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरेस्ट हो गई 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पता ही नहीं कौन सी जेल में है, कहाँ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पर्सन 24 आवर्स से ज्यादा गायब है तो आप मिसिंग कंप्लेंट लिखा सकते हैं अपने लोकल एरिया में। अगर आपको पता ही नहीं है वो अरेस्ट होके 2-3 दिन हो गए हैं तो उस मिसिंग कंप्लेंट के बेस पे उस ऑफिसर पे आप केस कर सकते हैं, लेकिन जब मालूम होगा तब हम करेंगे ना। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में 2 दिन के बाद पता चल रहा है फला क्राइम ब्रांच, फला एटीएस ने उठा लिया। तो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करना है। आपको कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में 24 घंटे के अंदर उनको प्रेजेंट करना ही है। आर्टिकल 22 सेक्शन 57 एंड 76 ऑफ सीआरपीसी ये राइट देता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। और हर अक्यूज जो अरेस्ट होता है, अक्यूज बोल रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, अक्यूज यानी आरोपी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है वो आरोपी है, तो उसको राइट है कि वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है द सेक्शन सीआरपीसी 3। इसके साथ साथ फेयर एंड ओपन ट्रायल, वो चाहे तो अपनी बात कोर्ट में रख सकता है, अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है सेक्शन 22 ऑफ सीआरपीसी। अगर उसको जरूरत है कुछ लीगल गाइडेंस लेने की, उसका पूरा हक है। ऐसा नहीं है कि जाते सब भिड़ जाने का पुलिस वालों से भी तरीका है बात करने का, उनको भी समझ में आता है लोग जो बात करने आए वो पैसे के लिए बात करने आए या वाकई में कानून की मालूमात है। ये चीजें मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ले जाएंगे तो शायद आपके काम। और जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजन है कि कोर्ट विल प्रोवाइड लीगल एड, उसको लीगल एड कोर्ट देगी, स्टेट विल पे द फीस। ऐसा नहीं है किसी को भी खड़ा कर दिया बिगर सुने उसके एडवोकेट के कोर्ट कोई भी फैसला कर दी, कंपलसरी है कि वो लीगल एड प्रोवाइड करे। राइट टू कीप और जब ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है तो जैसे एविडेंस जमा करती है, पुलिस की आदत होती है अक्सर कि मैंने आपको पकड़ा मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, मुंब्रा स्टेशन पे, और अरेस्ट दिखाया मैंने आपको थाना स्टेशन पे। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या ऐसे एविडेंस है कि आपको अरेस्ट करने के वक्त आप थाना में थे और आपको अरेस्ट किया मुंब्रा से और दिखा रहा है रिकॉर्ड पे थाना में, तो आप ट्रायल के टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपका पूरा अधिकार है। और एक राइट कि आपसे कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने लिया गया, पुलिस स्टेशन में लिया गया, फोर्सफुली लिया गया, कोर्ट के सामने वैलिडिटी नहीं रखता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत नहीं रिकॉर्ड कराया गया, पुलिस स्टेशन में सबरन मार के लिया गया है, तो आप कोर्ट में डिनाई कर सकते हैं, पूरी अथॉरिटी है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगी उसको। ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बोल दिया मैंने तो बोल दिया मैं फंस गया, कॉमन सी सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिनाई कर सकती है, प्रेशर में लिए हुए हर स्टेटमेंट को कोर्ट डिनाई करती है। जब अरेस्ट करने आते हैं ऑफिसर्स, अक्सर एक चीज ध्यान में रखिए कि उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और कौन से पोस्ट पे है वो देखना बहुत जरूरी है। आपका हक बनता है, आप पूछ सकते हो। फीमेल ऑफिसर्स फीमेल को अरेस्ट करेगी, फीमेल ही ट्रीट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अरेस्ट का टाइमिंग भी अलग है। अगर आप जेल कस्टडी में हैं या फिर आप जुडिशियल कस्टडी में या रिमांड पे हैं, तो आपको मेडिकली और सेफ रखना उनका काम है। कोई भी बीमारी हो या आपकी तबीयत खराब हो तो ये उसके राइट्स हैं कि वो आपको अक्यूज को लोकल हॉस्पिटल में लेके जाए गवर्नमेंट के। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके यहाँ कोई अरेस्ट होता है तो उसको किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें आपने कभी ट्राई किया है किसी ने? किसी ने ट्राई किया है कि नहीं? कुछ फायदा हुआ कि नहीं? जाकिर भाई ने इतनी मेहनत की है।
अरे भाई देखिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन है इतना बड़ा कि एक पत्रकार, एक आदमी जो लाठी लेके आ रहा है उसको एक पुलिस ऑफिसर गोली मार रहा है। आप लोगों ने आसाम का इंसिडेंट देखा, उसके बावजूद उस पर एक पत्रकार जब्त करता है। कितनी इनह्यूमैनिटी बताइए ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ सिविल राइट्स के लिए आपको कंपनसेशन दिला सकती है, बट कोई स्टैट्यूटरी एक्शन नहीं ले सकती है, कोई जुडिशियल एक्शन नहीं ले सकती। क्या मतलब है ऐसे ह्यूमन राइट कमीशन का? आप सोचिए ना। और ऐसा नहीं सिर्फ हम ही देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है ना। क्या हम ही देख रहे हैं? क्या सारी दुनिया देख रही है ना? क्या संज्ञान नहीं ले सकते कोर्ट? कॉग्निजेंस लेने की अथॉरिटी है उनको। तो ये सोचिए कि किस तरह हम लोग किस हद तक जा रहे हैं और कितनी वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। अगर हम लॉ से भागेंगे, लॉ से रिलेटेड लोगों से भागेंगे, तो कब तक भागेंगे? डॉक्यूमेंट्स बनाओ, चिल्ला चिल्ला के थक गए लोग सीए एनआरसी में। मैंने भी मेरे फादर की जान है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते। कहीं कुछ करना चाहिए, पूरी जिंदगी इसी से कमाया खाया, इसी से बड़ा हुआ। हम घर में 3-3, 4-4 वकील है कि अल्लाह को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भी बोले चल बेटा तेरे भी दिल की तमन्ना पूरी करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया। क्या है लेकिन कब तक है? वहां से आने के बाद में गली नुक्कड़ नाका कुछ नहीं बचा। आज 60 अबव 65 70 की एज है, वो ठंडी की हालत उनकी, हसन भाई को पता है किस हालत में हम लोग गए थे जेएनयू, और जब एसएलपी फाइल किया था मैंने टाइम पर। लेकिन क्या मकसद है उसका? क्यों हम लोग रोड पे आ रहे हैं? क्यों गली गली जा रहे हैं? क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाओ, अपने बच्चों को अवेयर करो, एजुकेशन दो? क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल चीजें जो आपकी स्कीम्स आती है उसको यूटिलाइज करो, या आपको एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ में लाने के लिए? तो ये हम लोगों की मिस्टेक्स है, हम नहीं समझते। बड़ा नुकसान करते हैं छोटे इन्वेस्टमेंट के चक्कर कि भाई छोटा 2-5 हजार बचा लेंगे और बड़े नुकसान में चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ कि अभी आप लोग आए तो एक 2-4 चीजें मैं बता दूं। 498 से कोई परेशान है कि नहीं? यहाँ पे बैठे हुए लोगों में किसी पे तो हुआ रहेगा, नॉलेज में तो हो गई, किसी के घर में अनकरीब। 498 एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई डोमेस्टिक वायलेंस की। सेक्शन 4 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थे और 498 के थे। एक स्पेशल जजमेंट पास हुआ था 2006 में। अर्नेस्ट कुमार वाइस स्टेट ऑफ बिहार, जब से एफआईआर कम हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है उस केस में कि कोई भी एफआईआर करने से पहले पुलिस कुछ चीजों को संज्ञान में ले। पहले ऐसा था कि आपने देखा होगा डायरेक्टली औरत कोई भी अगर ब्लेम करती है उसमें 498 केस उसकी पूरी फैमिली पे हो जाता था। बट जब से अर्नेस्ट कुमार स्टेट ऑफ बिहार, जब से ये जजमेंट आया है, स्पेशल कमीशन बनाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में वुमेन्स सेल है हर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ऑफिस में। अगर किसी को भी कंप्लेन है तो वो कंप्लेन करे, वो काउंसलिंग करते हैं, वो देखते हैं काउंसलिंग में कि ये दोनों फैमिलीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर रहना चाहते हैं तो जिंदगी गुजारने का मौका दें। कोशिश करके काउंसलिंग करके ज्यादातर मैटर वही हल हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वहां तक हमको जाना नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई पुलिस वाला मिल जाए, 10-20 हजार दे दे, गुना दाखिल हो जाएगा। गुना दाखिल होने के लिए 498 में लड़की के घर वालों को क्या मिलता है? वही ट्रायल की प्रोसीडिंग चालू होगी, 3 साल 4 साल कोर्ट के चक्कर खाना। वो तो बेल लेके आ जाएगा कितने दिन में? 8 दिन 10 दिन में। लेकिन उस बच्ची की लाइफ, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उस फैमिली को भी तो ट्रायल की प्रोसीडिंग में जाना है, विटनेसेस हैं, प्रोसीडिंग है, फॉलो अप तो लेना ही है ना। अगर काउंसलिंग करके उस मसले का हल किया जा सकता है तो क्यों नहीं करते हैं हम लोग? क्यों नहीं एडवोकेट्स के पास जाते हैं, वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, क्यों हायर नहीं करते? अपने मसलों को पहले समझिए क्यों है ये मसला। और किसी पे कोई बाइट नहीं करता। अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना है तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल लाइफ है। दुनिया में वाहिद एक रिलीजन इस्लाम है, अल्लाह का एहसान है, जिसमें औरत को हक दिया गया है कि वो खुला ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है, बाय कंसेंट और विदाउट कंसेंट। निकाह फर्स्ट है, अगर वो उसके शौहर ने उसको कंसेंट नहीं दिया तो भी वो डिवोर्स ले सकती है। मालूमात की कमी नहीं होने की वजह से हम लोग पहुंचते नहीं है। ये किसकी गलती है? उलमाए दीन इस पे बात करने से घबराते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने फरमाया जायज अमल है, अल्लाह को नापसंद है या हराम है क्या? शराब पीने
कोई किसी को बांधी या गुलाम बना के नहीं रख सकता है, वो इंडिविजुअल है। वो लड़की को नहीं रहना है तो जबरदस्ती करना चाहिए, अगर आपको भी नहीं रहना है तो क्यों किसी को फोर्सफुली रख रहे हो? तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड लॉयर्स है उस फील्ड के, उनसे मिले, उनसे समझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों की कि एफआईआर नहीं होती है। कॉमन प्रॉब्लम है कि कंप्लेंट करने जाते हैं और एफआईआर नहीं होती है। होती है कि नहीं? मेरे को लगता है सबकी एफआईआर हो जाती है। किसी ने ट्राई नहीं किया यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है, एफआईआर किस तरह की जाती है, उसके ऊपर किसी ने स्टडी किया, किसी लॉयर से कंसल्ट किया। प्रोफेशनल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से 10-12 सीनियर लॉयर्स हैं मेरे यहाँ पे, मेरे भाई लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आप कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते हैं, उसको कॉग्निजेंस अगर नहीं लिया जाता है तो आपको अथॉरिटी 100 नंबर पे फोन लगाए, इंटीमेट करे। उसके बावजूद भी अगर आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है तो आप रिटर्न कंप्लेंट करें ना उस सीनियर पुलिस स्टेशन को, वहां के डीसीपी को, वहां के सीपी को। उसके बावजूद भी अगर 15 to 30 डेज में अगर उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, अंडर सीआरपीसी 156(3) आप प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं। पुलिस को बुला के कोर्ट, मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा, लेकिन उसको जानेंगे तब हम कर पाएंगे ना। हम तो चाहते हैं कि 2000 ले ले, 5000 ले ले, मेरी जान छोड़ दे, अभी बता दे, बस आज हो जाए। तो हमने भी कहा है, हमारे माशरे के माहौल, पुलिस स्टेशन का ये हाल है कि ऑफिसर्स वहां आते हैं, ओपनली बोलना पड़ रहा है, तो पैसा दे के आते कि मुस्लिम इलाका है या कमाई ज्यादा है। जो पैसा पढ़ाई में खर्चा करना चाहिए था, जो इंफॉर्मेशन हासिल करने में खर्चा करना था, वो पुलिस वालों को देने में हम खुश है। आप तो लेके चले गए, आपकी इस्तेदाद है, कोई गरीब मजलूम आया तो उसके साथ में क्या होता है फिर? वो 8 दिन चक्कर खाती है, 10 दिन चक्कर खाती है, फतवा देते हुए निकल जाती है। क्या हम उसके गुनहगार नहीं है? क्या अल्लाह पूछेगा नहीं तुम्हारा माल किस जगह लगा है, तुमने किस जगह खर्चा किया? ऐसा गड्ढा कर दिया कि दूसरा कोई भर नहीं सकता है। सोचना है हमको खुद, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। कितने लोग अरेस्ट हुए अभी यहाँ पे? किसी को एक्सपीरियंस? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को इंसल्ट करना, प्रोफेशन ऐसा है ना, आदत है, और बात करते रहे तो सही है सर। और देखिए कैसा है, जनरल प्रैक्टिस में तो रहेगा, अभी नहीं हुए लेकिन अरेस्ट होने का इरादा कर लो आप, मैं कानून बताऊंगा फिर आगे सेफ होने का। ये जो हालात है सर, इंशाल्लाह ही बोलना पड़ेगा। देखिए हम नहीं तो हमारे सर्कल में, हमारे सराउंडिंग में इंसिडेंट होते रहते हैं, लोग अरेस्ट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आए, बैठे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाए, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें। यहाँ इतने बड़े बड़े महारथी लोग बैठे हैं, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट है। अगर कोई इंडिविजुअल अरेस्ट होता है तो उसके भी राइट्स है, लेकिन हमको पता नहीं। हम तो ये बोलते साहब तुम मैटर बता दो, कोर्ट में जाना ही नहीं है, प्रोसीडिंग में जाना ही नहीं है, अभी लो और खत्म करो। हम इससे क्या करें मालूम? दूसरे के लिए गड्ढा कर दे। वो आपसे 10,000 लेगा, दूसरे से 15 मांगेगा, तीसरे से 20 मांगेगा, और कोई मजलूम रह जाए, किसी की आवाज दब जाएगी और उसके गुनहगार हम सब होंगे। ये चीजें समझना है। लीगल सेल का यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मजलूमों की, गरीबों की आवाज उठाना। वरना क्या मतलब है साकिर भाई को करार से आके पूरे महाराष्ट्र में मेहनत करके ये सब अजनबी लोगों को छोड़ के इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? सोचो ना, हम सबके जुड़ने से अगर किसी का फायदा नहीं हुआ तो क्या फायदा हमारा सब जुड़ना? सब बेकार है। अल्लाह ने अगर इसको कबूलियत दी, अगर मकसद अगर किसी के काम नहीं आया तो क्या मतलब है? कोई मतलब का नहीं, सब बेकार है। सुबह से स्पीकर्स बता रहे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने भी एक अमल नहीं किया तो क्या मतलब है? मकसद ये है कि किसी भी इंसान की मदद हो सके, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, किसी भी हाल में हो, हमको उसको मदद पहुंचानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य मैं आपको याद दिला दूं कि आग में डाला गया उनको और आग भड़क रही है और सारे शरीर परिंदे और सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कितनी तेज आग है। एक परिंदा अपनी चोंच में पानी भरता, उड़ते हुए जाता, उस आग के पानी डालता, ये कंटिन्यू वो कोशिश कर रहा था, हर कोई परेशान था। अरे तेरी एक बूंद चोंच में जो पानी है उससे क्या वो आग बुझ जाएगी? इतनी बड़ी आग उसने लगाया है कि वो आग बुझ जाएगी। तो उसने क्या जवाब दिया? उसका उसकी बात एक ही बात थी और बहुत अच्छी बात थी कि मैंने मेरे हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की, कल हशर में अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा अल्लाह जितनी
कल उठाया जाएगा ना हमको फिर से, तो हम कम से कम वो चिड़िया की बनने की कोशिश कर लें। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हुए जाए। अरेस्टेड बाय पुलिस, तो उनके राइट्स है। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है कि किस गुनाह में अरेस्ट किया गया है, वरना आप जा रहे हैं रोड पे, ए भाई चल रहे बिठा लिया और अरे भाई क्या किया मालूम ही नहीं। ऐसा नहीं है। सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी आपको ये राइट देता है कि आपको जब भी कोई पुलिस अरेस्ट करे तो आपको वो बताए कि किस गुनाह में आपको अरेस्ट किया है। तो आप याद रखेंगे, आपके खानदान में यहाँ पड़ोस में कोई इलीगल अरेस्ट होगा तो आपको सबसे पहले पूछना है भाई किस गुनाह में अरेस्ट किया है, उसका आगे उसको बताओ, ठीक है। सेकेंड, किसी को चलते फिरते अरेस्ट कर लिया और उसके घर वालों को पता ही नहीं, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। बेटा काम पे से आ रहा था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मेरा बच्चा आया नहीं काम पे से, क्या पता क्या हुआ। उसके घर वालों को, रिलेटिव्स को इंटीमेट करना मस्ट है, ये आपका अधिकार है। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके घर वालों को, उसके रिलेटिव्स को इंटीमेट करना मस्ट है विदिन 24 आवर्स। मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंपलसरी है। 24 आवर्स के अंदर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में भी दो चीजें हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बावजूद अगर उसको पुलिस ने मारा है वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो बोल सकता है। आपने देखा होगा अगर कोर्ट गए होंगे तो पुलिस पूछती है, पुलिस का विरुद्ध काय तकरार आहे काय, कोई कंप्लेन है आपकी पुलिस के खिलाफ। अक्सर वकील लोग बोलते मत नहीं, और हम लोग बोलते बोल हाँ, क्योंकि हम लोग पुलिस वालों से मैनेज होते नहीं। और जब वो बोलता है हाँ तो हम बोलते हैं इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ फिर से, उसकी वो राइट है। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी उसको ये राइट देता है कि वो वापस से एग्जामिनेशन के लिए वो जज साहब ऑर्डर करेंगे और उसका वापस मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। उसी के साथ साथ अरेस्टेड अगर वुमेन है, अगर अक्यूज वुमेन है तो फीमेल डॉक्टर ही एग्जामिन करेगा, ये उसका बेसिक राइट है। कोई भी 498 में अगर मैटर होता है जिससे बहुत उम्र दराज होते हैं अबव 50-60, तो ऐसा नहीं है अगर मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर वो फीमेल नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरेस्ट हो गई 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया, पता ही नहीं कौन सी जेल में है कहाँ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पर्सन 24 आवर्स से ज्यादा गायब है तो आप मिसिंग कंप्लेंट लिखा सकते हैं अपने लोकल एरिया में। अगर आपको पता ही नहीं है वो अरेस्ट होके 2-3 दिन हो गए हैं तो उस मिसिंग कंप्लेंट के बेस पे उस ऑफिसर पे आप केस कर सकते हैं, लेकिन जब मालूम होगा तब हम करेंगे ना। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में 2 दिन के बाद पता चल रहा है फला क्राइम ब्रांच, फला एटीएस ने उठा लिया। तो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करना है। आपको कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में 24 घंटे के अंदर उनको प्रेजेंट करना ही है। आर्टिकल 22 सेक्शन 57 एंड 76 ऑफ सीआरपीसी ये राइट देता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। और हर अक्यूज जो अरेस्ट होता है, अक्यूज बोल रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, अक्यूज यानी आरोपी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है वो आरोपी है। तो उसको राइट है कि वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है द सेक्शन सीआरपीसी 3। इसके साथ साथ फेयर एंड ओपन ट्रायल, वो चाहे तो अपनी बात कोर्ट में रख सकता है, अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है। सेक्शन 22 ऑफ सीआरपीसी, अगर उसको जरूरत है कुछ लीगल गाइडेंस लेने की, उसका पूरा हक है। ऐसा नहीं है कि जाते सब भिड़ जाने का, पुलिस वालों से भी तरीका है बात करने का, उनको भी समझ में आता है लोग जो बात करने आए वो पैसे के लिए बात करने आए या वाकई में कानून की मालूमात है। ये चीजें मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ले जाएंगे तो शायद आपके काम। और जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजन है कि कोर्ट विल प्रोवाइड लीगल एड, उसको लीगल एड कोर्ट देगी, स्टेट विल पे द फीस। ऐसा नहीं है किसी को भी खड़ा कर दिया बिगर सुने उसके एडवोकेट के, कोर्ट कोई भी फैसला कर दी, कंपलसरी है कि वो लीगल एड प्रोवाइड करे। राइट टू की
और जब ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है तो जैसे एविडेंस जमा करती है, पुलिस की आदत होती है अक्सर कि मैंने आपको पकड़ा उमरा पुलिस स्टेशन में, उमरा स्टेशन पे, और अरेस्ट दिखाया मैंने आपको थाना स्टेशन पे। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या ऐसे एविडेंस है कि आपको अरेस्ट करने के वक्त आप थाना में थे और आपको अरेस्ट किया उमरा से और दिखाना रिकॉर्ड पे थाना में, तो आप ट्रायल के टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपका पूरा अधिकार है। और एक राइट कि आपसे कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने लिया गया, पुलिस स्टेशन में लिया गया, फोर्सफुली लिया गया, कोर्ट के सामने वैलिडिटी नहीं रखता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत नहीं रिकॉर्ड कराया गया है, पुलिस स्टेशन में जबरन मार के लिया गया है, तो आप कोर्ट में डिनाई कर सकते हैं, पूरी अथॉरिटी है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगी उसको। ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बोल दिया मैंने तो बोल दिया मैं फंस गया, कॉमन सी सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिनाई कर सकती है, प्रेशर में लिए हुए हर स्टेटमेंट को कोर्ट डिनाई करती है। जब अरेस्ट करने आते हैं ऑफिसर्स, अक्सर एक चीज ध्यान में रखिए कि उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और कौन से पोस्ट पे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। आपका हक बनता है, आप पूछ सकते हो। फीमेल ऑफिसर्स फीमेल को अरेस्ट करेगी, फीमेल ही ट्रीट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अरेस्ट का टाइमिंग भी अलग है। अगर आप जेल कस्टडी में हैं या फिर आप जुडिशियल कस्टडी में या रिमांड में हैं, तो आपको मेडिकली और सेफ रखना उनका काम है। कोई भी बीमारी हो या आपकी तबीयत खराब हो तो ये उसके राइट्स हैं कि वो आपको अक्यूज को लोकल हॉस्पिटल में लेके जाए गवर्नमेंट के। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके यहाँ कोई अरेस्ट होता है तो उसको किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें आपने कभी ट्राई किया है किसी ने? किसी ने ट्राई किया है कि नहीं? कुछ फायदा हुआ कि नहीं? जाकिर भाई ने इतनी मेहनत की है। अरे भाई देखिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन है इतना बड़ा कि एक पत्रकार, एक आदमी जो लाठी लेके आ रहा है उसको एक पुलिस ऑफिसर गोली मार रहा है। आप लोगों ने आसाम का इंसिडेंट देखा, उसके बावजूद उस पर एक पत्रकार जब्त करता है। कितनी इनह्यूमैनिटी बताइए ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ सिविल राइट्स के लिए आपको कंपनसेशन दिला सकती है, बट कोई स्टैट्यूटरी एक्शन ले नहीं सकती है, कोई जुडिशियल एक्शन नहीं ले सकती। क्या मतलब है ऐसे ह्यूमन राइट कमीशन का? आप सोचिए ना। और ऐसा नहीं सिर्फ हम ही देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है ना। क्या हम ही देख रहे हैं? क्या सारी दुनिया देख रही है ना? क्या संज्ञान नहीं दे सकते कोर्ट? कॉग्निजेंस लेने की अथॉरिटी है उनको। तो ये सोचिए कि किस तरह हम लोग किस हद तक जा रहे हैं और कितनी वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। अगर हम लॉ से भागेंगे, लॉ से रिलेटेड लोगों से भागेंगे तो कब तक भागेंगे? डॉक्यूमेंट्स बनाओ, चिल्ला चिल्ला के थक गए लोग सीए एनआरसी में। मैंने भी मेरे फादर की जान है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कहीं कुछ करना चाहिए, पूरी जिंदगी इसी से कमाया खाया, इसी से बड़ा हुआ। हम घर में 3-3, 4-4 वकील है कि अल्लाह को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भी बोले चल बेटा तेरे भी दिल की तमन्ना पूरी करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइन कर दिया। क्या है लेकिन कब तक है? वहां से आने के बाद में गली नुक्कड़ नाका कुछ नहीं बचा। आज 60 अबाउट 65 70 की एज है, वो ठंडी की हालत उनकी, हसन भाई को पता है किस हालत में हम लोग गए थे जेएनयू, और जब एसएलपी फाइल किया था मैंने टाइम पर। लेकिन क्या मकसद है उसका? क्यों हम लोग रोड पे आ रहे हैं? क्यों गली गली जा रहे हैं? क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाओ, अपने बच्चों को अवेयर करो, एजुकेशन दो? क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल चीजें जो आपकी स्कीम्स आती है उसको यूटिलाइज करो, या आपको एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ में लाने के लिए?